मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर संकट के बादल छट गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिदिन 50 टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को सप्लाई करने का फैसला किया है। ये ऑक्सीजन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की ओर से की जाएगी। दरअसल इससे पहले मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन का संकट पैदा होने की संभावना बन गई थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की थी, जिस बैठक में ये तय किया गया था कि मध्य प्रदेश केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और गुजरात से भी वैकल्पिक तौर पर ऑक्सीजन लेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी बातचीत की गई थी। केंद्र से बातचीत के नतीजे के तौर पर केंद्र ने मध्य प्रदेश को 50 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन सप्लाई करने का फैसला किया है। इस सप्लाई के बाद मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई की क्षमता 180 टन हो जाएगी। इसे लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार भविष्य की रणनीति के तहत ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर रणनीति बना रही है। फिलहाल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी जैसी कोई बात नहीं है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच झंडा पॉलिटिक्स तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी ने प्लान बनाया है कि 27 सितंबर को 27 विधानसभा सीट पर हर घर पर बीजेपी का झंडा फहराया जाए। पार्टी ने सिंधिया समर्थकों के घर पर भी बीजेपी का झंडा फहराने के निर्देश जारी किए हैं। पार्टी की तरफ से सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा गया है ताकि लोग प्रेरित होकर अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाने का काम कर सकें। दरअसल उपचुनाव में बीजेपी झंडे के जरिए पूरी तरीके से भाजपामय माहौल बनाने की तैयारी में जुटी है, तो बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस ने भी पलटवार बोला है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के मुताबिक कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले से ही हर घर पर कांग्रेस का झंडा लगाने का काम कर रहे हैं और हालात ये हो गए कि अब बीजेपी का झंडा लगाने की जगह नहीं बची है। कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस झंडा पॉलिटिक्स के जरिए लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ने में जुटे हैं ताकि उपचुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर के मशहूर संत कृपाल सिंह से मुलाकात की। हालांकि सिंधिया ने इसे गैर राजनीतिक मुलाकात बताते हुए कहा कि संत कृपाल सिंह से उनके 40 साल पुराने संबंध है, ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह संत कृपाल सिंह आश्रम पहुंचे। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ सिंधिया आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में संत कृपाल सिंह से बातचीत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी वहां मौजूद थे। हम आपको बता दें कि संत कृपाल सिंह ग्वालियर का जाना माना संत चेहरा है, साथ ही उनका कांग्रेस के दावेदारों में नाम भी था। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले संत कृपाल सिंह से करीब सप्ताह भर पहले दिग्विजय सिंह ने भी मुलाकात की थी। अभी हाल ही के सियासी उठापटक को देखते हुए संत कृपाल सिंह का नाम अभी भी कांग्रेस के दावेदारों में ग्वालियर पूर्व से चल रहा है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संत कृपाल सिंह से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुलाकात को उपचुनाव के नज़रिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और संत कृपाल सिंह ने इसे गैर राजनीतिक मुलाकात बताते हुए कहा कि हमारे परिवारों में 40 साल पुराने संबंध है। सिंधिया अक्सर यहाँ आते हैं। सिंधिया ने भी यही कहा, लेकिन सप्ताह भर पहले दिग्विजय सिंह और उसके बाद अब सिंधिया की ये मुलाकात राजनीतिक सवालों को जन्म जरूर दे रही है। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और संत कृपाल सिंह इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सियासी गलियारों में इस मुलाकात के राजनीतिक मायने जरूर हैं। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए व्यापारी सतर्क हो रहे हैं। मुकादमगंज के व्यापारियों ने फिलहाल 3 दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है, जिनके साथ अब और भी व्यापारिक संगठन साथ में आ रहे हैं। सेल्फ लॉकडाउन के इस निर्णय को रविवार से शुरू किया गया है। यह बाजार आमतौर पर मंगलवार को बंद रहता था, लेकिन अब रविवार से मंगलवार तक मुकादमगंज की लगभग 400 दुकानों पर ताले लटके रहेंगे। सुबह सुबह व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने पूरे मार्केट का निरीक्षण किया और दुकानों के बंद होने की तस्दीक की। संघ अध्यक्ष के माने तो जबलपुर में कोरोना के चलते कई व्यापारियों की मौत हो चुकी है और अब वे इस तरह की किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते हैं। जबलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच चुका है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी 100 से ज़्यादा हो चुकी है।
बहरहाल व्यापारियों का निर्णय स्वागत योग्य है, जिसमें शहर के आम नागरिकों को भी अपना सहयोग देना चाहिए। बहरहाल मुकादमगंज के व्यापारियों के साथ ही अब सराफा व्यापारी और निवाड़गंज के व्यापारी भी लॉकडाउन करने की तैयारी में हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ दिनों दिन बेकाबू होता जा रहा है। हालत ये है कि 88,000 का आंकड़ा संक्रमितों का पार हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक हस्तियां भी कोरोना की चपेट में आ रही हैं, जिसमें आलोक संजर, सज्जन सिंह वर्मा और धर्मवीर सिंह सिरसाम भी शामिल हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब फील्ड में घर घर सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के काम में लगे डॉक्टर्स और स्टाफ को अस्पताल में इलाज और दूसरे कामों में उपयोग करेगी। यही वजह है कि फील्ड में सैंपलिंग करने के बजाय अब लोगों की भागीदारी और जिम्मेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। फील्ड में सैंपलिंग करने के बजाय अब डॉक्टर्स फीवर क्लिनिक में उपलब्ध रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अब लोग कोरोना वायरस के लक्षण और इसके प्रभावों को समझने लगे हैं। बड़े शहरों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक जांच की सुविधा दी जा रही है। लोगों को अब आम बीमारियों की तरह कोरोना के प्रति जागरूक रहकर समय पर जांच करानी होगी। त्वरित जांच के लिए हर जिले में अब 50% सैंपल रैपिड किट से एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। प्रदेश भर में जिलों में 64,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मुहैया कराने की बात विभाग कर रहा है। प्रदेश में दिनों दिन मरीज बढ़ रहे हैं। इसके लिए अब घर घर सर्वे नहीं होगा, बल्कि मरीज को खुद फीवर क्लिनिक पहुंच करके अपनी जांच करानी होगी। जो जांच होगी और रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसके लिए जिला में एक कमांड रूम बन रहा है और उसी के थ्रू पूरे मरीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी और जरूरतमंदों को उपचार मुहैया कराया जा सकेगा। रतलाम के जावरा में अवैध कॉलोनी काटकर जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले रसूखदारों पर अब जिला प्रशासन ने अपना शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन ने इन रसूखदारों पर एक साथ 10 एफआईआर दर्ज करवाई है। जिन लोगों पर यह कायमी की गई है, उनमें नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनिल दसेड़ा सहित 6 बड़े लोगों के नाम भी शामिल है। दरअसल आरोप है कि इन लोगों ने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटकर जनता को सैकड़ों प्लॉट बेच दिए। इन कॉलोनियों में ना तो किसी भी तरह के विकास कार्य करवाए गए थे और न ही जनता को मूलभूत सुविधाएं दी गई थी, जिसकी शिकायत नागरिकों ने जावरा एसडीएम राहुल नामदेव धोटे से की थी। शिकायत के आधार पर जावरा एसडीएम ने इस मामले में एक जांच दल का गठन किया था और इसी जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर बीती रात इन रसूखदारों पर कायमी की गई। खास बात यह कि जावरा सीएमओ की शिकायत पर यह 10 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गौरतलब है कि जिले में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ यह जिला प्रशासन की पहली ऐसी बड़ी कार्रवाई है, जिसके बाद जिले में अवैध कॉलोनियां डेवलप करने वाले रसूखदारों और जिम्मेदारों में अब हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत सीहोर का ये जो भोपाल उज्जैन रेलवे खंड है, इसके मुरली स्थित जो अंडर ओवरब्रिज है, वहाँ वर्षा जनित जल 4 महीने लगातार भरा रहता है और ये जल लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है ये स्थल काफ़ी खतरनाक हो गया है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसी का ध्यान नहीं है। दरअसल इस अंडरब्रिज के बनाने के पीछे कारण ये माना जा रहा था कि जो भोपाल ओल्ड भोपाल रोड है, उससे ये मिला हुआ रोड है, जिससे कि भोपाल से नरसिंहगढ़ जाने वाले सारे वाहन की आवाजाही इसी मार्ग से चलती है। इसीलिए रेलवे विभाग ने स्वीकृति के पश्चात में इस अंडरब्रिज को यहाँ पर बनाया। काफ़ी जोर शोर के बाद में यहाँ पर अंडरब्रिज बनाया गया था। काफ़ी लंबा अंडरब्रिज है, लेकिन इस जल भराव को लेकर कोई व्यवस्था निर्माण एजेंसी ने नहीं करी। शायद यही वजह है कि ये जो अंडरब्रिज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्षा जनित जल के कारण 4 महीने लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता है और जल का स्तर लगातार यहाँ पर बढ़ता रहता है। यहाँ से लगातार जो लंबे आवाजाही वाले वाहन हैं, वो भी दुर्घटनाओं का कई बार कारण बन जाते हैं और जो स्थानीय नागरिक हैं वे भी इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। इसी परेशानी के चलते आज यूथ कांग्रेस ने भारत सरकार का और रेलवे विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर एक अनूठा प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पहले तो पानी में बैठकर सत्याग्रह किया। इसके पश्चात उन्होंने श्राद्ध माह के चलते हुए यहाँ पर जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो संबंधित जनप्रतिनिधि हैं, उनका यहाँ पर अनूठे अंदाज में तर्पण करके संदेश दिया कि इस सुविधा युक्त जो अंडरब्रिज बनाया गया है, इसमें सुविधाओं की बहाली के लिए यहाँ पर वापस ध्यान दिया जाए। इंदौर जिले की सांबेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने आज से अपने औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज यहां के अर्जुन बारोदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रचार का मोर्चा खुद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संभाल लिया है।
उन्होंने इंदौर जिले के सामेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या हुई है। मध्य प्रदेश में धनतंत्र की सरकार है, भाजपा मुँह चलाने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि मुँह चलाने और प्रदेश चलाने में अंतर है। मैं सौदे की राजनीति नहीं करता। मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सामेर के अर्जुन बारोदा में वे कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के लिए चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया और कहा किसानों का कर्ज माफ हुआ है। उनकी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे थे, लेकिन उनकी सरकार को चलने नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ की सभा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 महीने की कांग्रेस सरकार से हिसाब मांगा है और कहा है कि कमलनाथ सरकार ने पिछले 15 महीने के कार्यकाल में जो काम नहीं किया, सरकार ने गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों, महिलाओं के साथ किए वादों को पूरा नहीं किया। और एक बार फिर इन सभी को भ्रमित करने के लिए कमलनाथ सामेर में तमाम घोषणाएं कर गए हैं। सामेर सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है, क्योंकि यहां से राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को मैदान में उतार दिया है। देश भर में आज नीट की परीक्षाएं हो रही हैं और रायपुर में कई सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर आपको छात्र संगठन के कुछ छात्र दिखेंगे, कार्यकर्ता दिखेंगे जो कि फिलहाल स्टूडेंट्स की मदद के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। सैनिटाइजर्स जरूरी है, मास्क जरूरी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सैनिटाइजर साथ में लेकर के नहीं पहुंचे या फिर मास्क लेकर साथ में नहीं पहुंचे, उनकी मदद के लिए यहाँ पर है। तो बिल्कुल सेंटर्स के सामने ये एक तरह से स्टॉल जैसा लगाया हुआ है यहाँ पर और आपको दिखाई देगा कि मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था इन्होंने की है ताकि जो भी छात्र यहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि सैनिटाइजर्स और मास्क के साथ में एंट्री मिलेगी और वाकई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। लिहाजा छात्र संगठन भी यहाँ पर परीक्षार्थियों की मदद के लिए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित जिलों के सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की है। इसमें खास तौर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव आरपी मंडल, डीजीपी डीएम अवस्थी समेत सीआरपीएफ और बीएसएफ के इसमें अधिकारी शामिल हुए। जिस तरह से पिछले दिनों नक्सली लॉकडाउन के समय अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे थे, किस तरह से इन पर नकेल कसी जाए, इस पूरी बैठक में समीक्षा बैठक की गई है। समीक्षा कर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो नक्सली लॉकडाउन के समय अपनी गतिविधियों को बढ़ाकर रखे हुए थे, उनको किस तरह से उनको खत्म किया जाए और उनकी मान में घुसकर किस तरह से नक्सल ऑपरेशन को तेज किया जाए, इसके निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। जिस तरह से नक्सली जो है लगातार अपनी आमद, अपनी जो बढ़ोतरी है अलग अलग जिलों में कर रहे हैं और जिस तरह से नक्सली शहरी क्षेत्रों में अपना नेटवर्क फैला के रखे हुए हैं, तो शहरी नेटवर्क को भी किस तरह से खत्म किया जाए, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही जिस तरह से बारिश का मौसम भी अब खत्म हो रहा है और बारिश के मौसम में वहां पर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर किस तरह से विकास कार्य को तेज किया जाए, इसके लिए भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री की ये समीक्षा बैठक के बाद किस तरह से नक्सलियों पर नकेल कसी जाती है। सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की रोजाना बेतहाशा आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर बनते कंटेनमेंट जोन में लोगों की लापरवाही और नियमों का उल्लंघन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ मौत के भी आंकड़े बढ़ने लगे हैं, जहां जिले के SCCL, भटगांव और जरही में कोरोना पॉजिटिव मरीज रोज निकल रहे हैं। ऐसे में बीती रात कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई, जहां नगर पंचायत जरही को शुक्रवार से ही 14 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन लोगों के घरों से निकलने की लापरवाही भी बरकरार है। इसी बीच जरही के कुछ व्यवसायियों ने आज बिना किसी आदेश के दुकानें खोल नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। ऐसे में प्रशासनिक सख्ती केवल कंटेनमेंट बने जरही के चेक पोस्ट में ही नजर आ रहा है। लिहाजा प्रशासनिक सख्ती के अभाव में लोगों की लापरवाही नहीं थम रही। गौरतलब है कि जिले में अब तक 754 पॉजिटिव मरीजों में 332 मरीज ठीक हो चुके हैं और 417 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। वहीं अब तक 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी जिले में हो चुकी है। बहरहाल कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच लोगों की लापरवाही और नियमों का उल्लंघन बेशक आने वाले दिनों में प्रशासनिक चुनौती बनने वाली है।
दुर्ग जिले में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पिछले अगस्त माह के अंतिम सप्ताह से ये कोरोना की रफ्तार बढ़ी हुई है, जो लगातार बढ़ते ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे के भीतर में कोरोना संक्रमित 284 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना से संक्रमित मरीजों के मौतों की आंकड़ा जो बढ़कर है वो करीब 200 पहुंच गया है। 24 घंटे के भीतर में 11 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह से एक और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से शासन प्रशासन की चिंता काफी बढ़ गई है। हालांकि दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे इस संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक लोगों को भी बुलाकर वो बैठक कर चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जो है जो संख्या जो सामने आ रही है वो कम होती नजर नहीं आ रही है, लगातार ये बढ़ती जा रही है। आज जिले की बात किया जाए तो करीब 6000 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। तो इस तरह से जो लगातार संख्या लगातार बढ़ रही है, इस वजह से जो व्यवस्थाएं वो चरमराती जा रही हैं। मेडिकल स्टाफ की कमी होती जा रही है। यही वजह है कि आज संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए थे दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा। वहां पर हजारों की उमड़ी संख्या ने ये साबित कर दिया कि किस तरह से कोरोना के कारण जो है वो किस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है। इस वजह से लोग अब अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो अब रोजगार पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो है वो ये पुष्टि भी हो गई जब हजारों की संख्या में युवा जो है वो इन संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए जमा करने के लिए पहुंचे। तो इस तरह से अब जो है कोरोना संक्रमण एक और है, दूसरी ओर बेरोजगारी भी लोगों की बढ़ती जा रही है, जो काफी चिंतनीय विषय बनता जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर, कंगना रनौत की राज्यपाल से मुलाकात खत्म। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिली कंगना। राजभवन से निकली कंगना रनौत। बीएमसी की कार्रवाई पर राज्यपाल से की मुलाकात। कंगना के साथ बहन रंगोली भी साथ में थी और मुंबई में अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। राज्यपाल ने मुझसे बेटी की तरह बात की। उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा। मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं न्याय के लिए राज्यपाल से मिली। राज्यपाल को घटना की सारी जानकारी दी। राज्यपाल जी हम सभी के गार्जियन हैं। तो काफ़ी देर से ये मीटिंग चल रही थी। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के और उनसे काफ़ी देर से मीटिंग चल रही थी कंगना की। अब मीटिंग ख़त्म हो गई है। उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ मौजूद थी और कंगना ने कहा कि बेटी की तरह बात की और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने सपने पूरे करने आई थी। मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, as somebody who has started from a scratch in this city which has given me so much, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। और अमित हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं मुंबई से। अमित, मुलाकात खत्म हो गई, काफ़ी अहम ये मुलाकात मानी जा रही थी। कंगना राज्यपाल से मिली हैं, उम्मीद तो यही जता रही है कि उनको न्याय मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे जब ये कार्रवाई हुई थी कंगना के ऑफिस पे, राज्यपाल ने इस कार्रवाई की जो है निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि बीएमसी को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी और जो मुख्य सलाहकार हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे के अजय मेहता, उनसे इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी जो है सौंपने को कही गई थी। तो आज जिस तरह से मुलाकात हुई है और कंगना ने सारी बातों को बताया है कि आखिरकार उन्होंने ट्विटर पे जो है मुंबई को पीओके क्यों कहा, क्यों मुंबई पुलिस के खिलाफ उन्होंने लिखा और जिस तरह से उनके खिलाफ अन्याय हुआ है बीएमसी द्वारा, शिवसेना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, इन सारी बातों को जो है अवगत कराया राज्यपाल से। और राज्यपाल ने भी जो भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से पहले राज्यपाल ने अपनी नाराजगी जता चुके हैं और आज जिस तरह से कंगना की मुलाकात है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल सकती है। जी
जी चलिए, अब देखना होगा कि कंगना जो न्याय की उम्मीद कर रही है उनको न्याय मिलता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों को लगातार बनी रही न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।